विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खेमे में हलचल जोरदार है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। माना यह जा रहा है कि इन बैठकों में जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर सहमति बन सकती है, मोहर लग सकती है। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स बताएंगे क्या है दोनों पार्टियों की रणनीति। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी आज अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और इस बैठक में क्या क्या तय हो सकता है, ये भी हमारे सहयोगी आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आगे का एजेंडा में आज बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। ईडी के सवालों का सामना करना होगा अभिषेक बनर्जी को। आज शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों को लेकर अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ होनी है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जिन्हें लेकर जानकारी आप तक शो में पहुंचाएंगे। और शुरुआत करते हैं अब इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की। इसी को लेकर दिल्ली दरबार में हलचल बड़ी है और जो बड़ी खबर है वो ये कि आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। ये बैठक शाम 5:30 बजे होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सियासी हलचल के लिहाज से एक्शन रहने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो आज होगी, इसमें क्या हो सकता है, 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मोहर लग सकती है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है, ये आपको बता दूं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरे दिन भी बैठक, कल भी बैठक हुई है, आज और बैठक चलेगी। कल 4 घंटे ये बैठक चली। 100 सीटों को लेकर यहां कांग्रेस में मंथन चल रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है 18 अगस्त को, और ऐसे में अब कुछ और नाम जिनको लेकर बीजेपी की तरफ से सूची जारी की जा सकती है। इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे, आप देख रहे हैं दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेन्द्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रजेश राजपूत भोपाल से हर जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कितने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है और क्या मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी कोई सूची सामने आ सकती है? नीरज जी बिल्कुल रोमाना, दोनों राज्यों के कोर कमेटी की बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। कल छत्तीसगढ़ की देर रात तक चली, करीब 1 बजे तक बैठक अमित शाह जी के आवास पर, और उसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश की बैठक चली थी 1 दिन पहले। तो दोनों कोर कमेटियों की बैठक हो चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मध्य प्रदेश के करीब 50 सीटों पर मंथन हुआ है और 35 सीटों के आसपास का छत्तीसगढ़ में की सीटों पर मंथन हुआ है। दोनों राज्यों की जो विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ, ये दोनों बी ग्रेड की सीटें हैं रोमाना। जो सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन सीटों पर यह काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी उन सीटों पर उम्मीदवार दे दिए जाएं ताकि उन उम्मीदवारों को तैयारी करने का मौका मिले और उन सीटों को जीता जा सके। इसलिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो कोर कमेटी में मंथन किया गया, उनको लेकर जाया जाएगा। ये सिंगल नेम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 नाम का पैनल राज्यों से आया था, उसको कोर कमेटी में उनका मंथन हो चुका है। अब ये सिंगल नाम का पैनल आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगा, और जहाँ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सभी जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर होंगे वो उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो माना जा रहा है मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आखिरकार मध्य प्रदेश अहम क्यों है, इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है और इसी का जवाब अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, इस साल के आखिर में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन्हीं में से एक राज्य मध्य प्रदेश है। चुनावी राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। 2018 में बीजेपी को चुनाव में हार मिली थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कांग्रेस से जब उन्होंने की, उसकी वजह से वहां पर कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुड़ने के बाद ये पहली परीक्षा
जो बीजेपी की होने जा रही है। लोकसभा के लिहाज से इस राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं और चाहे 2014 हो 2019 हो, बीजेपी का यहां पर स्ट्राइक रेट शानदार। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा वाली अगर छोड़ दी जाए तो बीजेपी सभी सीटों पर लोकसभा में यहां पर जीत हासिल करती रही है, 14 में भी और 19 में भी। और इस बीच कांग्रेस भी मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के खेमे में भी जोरदार हलचल है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज लगातार दूसरे दिन जारी रहेगी। कल भी यह बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक 12 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। 80 विधायकों को फिर से टिकट मिल सकता है। कल 100 सीटों को लेकर मंथन हुआ है, इन्हीं पर चर्चा की गई है। 100 नामों पर चर्चा हुई है, बाकी चर्चा करेंगे। कोई नाम हमने फाइनल नहीं किया। किसी को कोई इंडिविजुअल सीट्स के ऊपर किसी को कोई क्लियरेंस या किसी के ऊपर नाम फाइनल नहीं हुआ है। अभी हमने सबसे पहले तो क्या क्राइटेरिया रहेगा स्क्रीनिंग के लिए, उसके ऊपर चर्चा हुई है। बहुत सारी उसके अंदर अच्छी बातें सामने आई हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे हम बैठक बुलाकर मीटिंग करेंगे। तो ये कांग्रेस जिस तरीके की तैयारियों में जुटी हुई है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, वो आपने जाना। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश जो है वो अहम क्यों, कांग्रेस के लिए एमपी अहम क्यों है। 2018 में 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी मध्य प्रदेश में हुई थी। 2020 में सिंधिया की बगावत की वजह से हालांकि कांग्रेस की सरकार जो है वो प्रदेश में गिर गई थी। अच्छा, कर्नाटक में जीत के बाद मध्य प्रदेश से कांग्रेस को अब बड़ी उम्मीद है और लोकसभा के लिहाज से भी राज्य में 29 सीटें हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश जो है वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से ये जो जानकारी सामने आ रही है जैनेंद्र की 100 सीटें फिलहाल जिन पर मंथन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 80 कैंडिडेट्स को फिर से रिपीट किया जा सकता है। कौन सी हैं ये 100 सीटें? बिल्कुल रोमाना, सूत्रों का कहना है कि ये 100 वो सीटें हैं जिन पर ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। इनमें अधिकांश वो सीटें हैं जिन पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। तकरीबन 80 विधायकों को फिर से रिपीट किया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसके पीछे एक तो ये परंपरा रही है कि कांग्रेस में विधायकों के टिकट बहुत कम कटते हैं। दूसरी एक ये भी अहम बात रही है कि जब कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में पार्टी की एक बड़ी टूट हुई थी, तब चूंकि जो विधायक फिलहाल पार्टी के साथ है उन्होंने तब भी वफादारी निभाई थी, तो ये चीज विधायकों के पक्ष में जाएगी। कम ही विधायकों के टिकट कटेंगे, उन्हीं के कटेंगे जिनके इलाके में सर्वे बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, सिर्फ उन्हें डेंजर जोन में रखा गया है। इसके अलावा 20 के करीब में ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का वो इलाका है। बेशक पिछली बार वो सीट हार गए थे। मिसाल के लिए अगर हम कहें तो अजय सिंह राहुल एक वरिष्ठ नेता है पार्टी, अर्जुन सिंह के बेटे, वो पिछली बार हार गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है उस सीट पर तो वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी सीटें जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और वो पिछली बार नाकाम रहे थे, तो ऐसी करीब 100 सीटें हैं जिन पर ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। उन पर लगभग बात बन गई है। बची हुई जो 130 सीटें हैं उनको लेकर के एक बार फिर आज मैं लौटूंगी जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची तो जारी कर दी गई है, दूसरी सूची की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक वो भी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव समिति की आज शाम में बैठक है। तो कांग्रेस भी क्या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकायदा करने की स्थिति में आने वाली है क्या आज शाम तक या कल तक? इस तरीके की कोई जानकारी अगर होगी तो जरूर दीजिएगा दर्शकों को। इस बीच मध्य प्रदेश का जो पिछला नतीजा रहा वो जरा देख लीजिए आप। 2018 विधानसभा चुनाव का ये नतीजा मैं आपको दिखा रही हूं। कुल सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 हैं और कांग्रेस देखिए, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी। कांग्रेस 114 सीट और बीजेपी 109 सीट। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। बीजेपी का वोट शेयर आप देखेंगे तो 41.02% और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 40.89% था। तो कुल मिलाकर ये स्थिति थी, जो जादुई आंकड़ा था वो कोई हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन सरकार जाहिर सी बात है कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस बना ले गई थी। पर इसके बाद जिस तरीके से 2020 में वो ज्योतिरादित्य वाली बगावत कांग्रेस से कमलनाथ की सरकार गिरी, फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई और अब सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में ये सत्ता बरकरार रखने की है। सीधे लेकर चलेंगे आपको हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, अगर बात की जाए दोनों पार्टियां कांग्रेस बीजेपी, चुनौती दोनों ही के लिए इस बार बहुत विराट।
निश्चित ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां दो पार्टी के बीच चुनाव होता है, बीजेपी कांग्रेस, और ये पूरा इतिहास है कि हर वक्त सिर्फ 2003 के इलेक्शन छोड़ दें तो ये जो दोनों पार्टियों का जो वोट परसेंटेज होता है, जो जैसा पिछले अभी आपने बताया, बहुत नैरो होता है, बहुत बारीक का अंतर होता है, उसी पे सरकार बनती और बिगड़ती है। पिछली बार भी यही हुआ कि बीजेपी के पास वोट शेयर ज़्यादा था, वो नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा थे, मगर सीटें कम आई थी और इसी के कांग्रेस ने बाजी मार के सरकार बना ली थी, मगर कांग्रेस की सरकार चल नहीं पाई। तो इसलिए फिर ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि उसका राज्य है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसका राज्य है, इसलिए दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस के लिए इसलिए जरूरी है कि मेरी इस बार पार्टी नहीं आ पाई सत्ता में, तो ये 20 साल का 25 साल बीजेपी आ जाएगी तो कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी। इसलिए कांग्रेस जी जान से यहाँ जुटी हुई है और बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाह रही अपने इस राज्य को, क्योंकि इस राज्य की बदौलत उसके पास बड़े बड़े नेता हैं और बहुत संसाधन इस राज्य की बदौलत ही जुड़ते हैं। मगर बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, रात की नींदें उड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि साहब ये मंथन का दौर है, मध्य प्रदेश किस ओर है, और एक तरफ विधानसभा चुनाव और उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं होगा फिर लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर दिन अहम बड़ी खबर यह कि आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रचार की रणनीति को लेकर भी बात हो सकती है और साथ ही इस बैठक में भविष्य का एजेंडा तय हो सकता है। आप जानते हैं इससे पहले कैंपेन कमेटी की जो बैठक होनी थी वो इसी वजह से टल गई थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज शरद पवार के घर पर होनी है। तो जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रचार की रणनीति पर भी बात की जाएगी। कौन सा नेता कहां प्रचार करेगा, कितनी रैलियां की जाएंगी, ये वो तमाम बारीकियां हैं जिसको लेकर सहमति बन सकती है। और इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है आपके लिए जानना कि आज ये जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, इस मीटिंग में आज क्या होगा। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले पर चर्चा मुमकिन है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार कर लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं संयुक्त रैलियों और प्रचार को लेकर बात संभव है और मीटिंग में अंतिम रूप इन्हीं तमाम बातों को दिया जा सकता है। तो ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जो आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है उस पर चर्चा की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको यहां बड़ी स्क्रीन पर बताते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन ये वही सदस्य हैं जिनके नाम का ऐलान पिछली बैठक में किया गया था। इसमें कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल शामिल हैं और जल्दी से ले आइए चेहरे। एनसीपी की तरफ से शरद पवार इस कमेटी में हैं, टीआर बालू डीएमके, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से इसमें हैं। अन्य सदस्य जो इस कमेटी में शामिल हैं उनके चेहरे भी आपको दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव इसमें शामिल हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन जेएमएम। तो तमाम जो बड़े दल हैं उनको एक तरीके से प्रतिनिधित्व इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस रूप में मिला कि सीपीआई की तरफ से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, संजय राउत शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं और इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं, वो उनको लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि ललन सिंह की जगह जेडीयू से संजय झा आज होने वाली इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शिरकत करेंगे। जैसा हमने आपको अभी बताया है कि ललन सिंह नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर खबर यह है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह संजय झा आएंगे, जिसके बाद अब अलग अलग तरीके के कयास भी लग रहे हैं। नीतीश की पार्टी आखिर इस अहम मीटिंग से दूर क्यों, ये सवाल उठ रहे थे। इन्हीं अटकलों पर विराम लगाने के लिए जेडीयू की ओर से संजय झा का नाम सामने आ गया है जो इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, एक तो सवाल बड़ा हो रहा था कि साहब जेडीयू की तरफ से कोई आएगा नहीं क्या, जेडीयू कन्नी काटती हुई इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से नजर आ रही है, तो अब वो स्थिति साफ हो गई है। संजय झा अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में शिरकत करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा था, यही बात कही जा रही थी ना कि साहब सितंबर अंत तक तमाम सहमति बना ली जाएगी, तो क्या उसको लेकर कोई फॉर्मूला आज की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामने आ सकता है?
देखिए, फॉर्मूला के सामने आने की संभावना कम है रोमाना, लेकिन इस पर अब बातचीत जो है वो जरूर सभी पार्टियां मिलकर के तय कर रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो फॉर्मूला सीट शेयरिंग में जो जटिलता है वो मुख्य रूप से बंगाल में है, दिल्ली और पंजाब में है। बाकी अगर हम राज्यों की बात करें, बिहार, महाराष्ट्र, उसमें उतनी जटिलता नहीं है। अब बंगाल की जो मुख्य पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, उसका प्रतिनिधित्व आज की बैठक में नहीं रहेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और ईडी की उनसे आज पूछताछ होनी है, तो इस वजह से न तो वो आ रहे हैं और न ही टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिनिधि भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बंगाल पर तो चर्चा हो नहीं पाएगी। लेकिन बावजूद इसके सभी पार्टियों में एक राय यही है कि सीट शेयरिंग ही सबसे अहम है इस गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर तो सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं ही। ऐसे में नजरें इसी बात पर रहेंगी कि आखिर आज की बैठक में इस दिशा में कितने कदम गठबंधन चल पाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गठबंधन ये बैठक तब हो रही है जब बीते दिनों में डीएम के नेताओं की तरफ से लगातार सनातन विरोधी बयान आए हैं। देखना होगा कि क्या इस मसले को भी आज की बैठक में उठाती है कोई पार्टी, शिवसेना या आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी इस मसले को भी उठाती है या नहीं। तो दोनों चीजों पर नजर रहेंगी, एक तो सीट शेयरिंग और दूसरा जो एक एंटी सनातन स्टैंड लगातार डीएमके के नेता दिखा रहे हैं। आप नजर बनाकर रखिए, कोई अपडेट आएगी तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, बार बार इससे सवाल एक ही पूछा जाता है कि साहब चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन मौन क्यों, और चेहरा किसका? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का। 2024 के लिए गठबंधन का चेहरा कौन? इसी पीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, और अब सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की ये जो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है, तो इसमें आज क्या होगा, इसमें आगे क्या होगा, इन तमाम सवालों के जरा जवाब आपको दे देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आज मतलब तारीख 13 सितंबर है, तो आज तो ये हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। आप जानते हैं शाम 4 बजे दिल्ली में शरद पवार के घर पर यह बैठक है। इसके बाद आगे क्या होगा? 2 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट आने की संभावना है, मतलब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके तहत सभी एकजुट एक मंच पर होंगे। अगली बैठक भोपाल में हो सकती है, मध्य प्रदेश में, और पहली साझा रैली भी भोपाल में हो सकती है। और मत भूलिए, भोपाल मतलब राजधानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश मतलब वो राज्य जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक है, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में टीएमसी की तरफ से अगर किसी को शिरकत करना है तो वो अभिषेक बनर्जी, और वहीं दूसरी ओर इन्हीं अभिषेक बनर्जी को, जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम मेंबर हैं, वो मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। टीएमसी के नेता हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, मीटिंग में इस वजह से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आज उनकी ईडी के सामने पेशी है। जी, आज की बड़ी खबर यह भी है, अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना है, और उसकी वजह पश्चिम बंगाल का कथित स्कूल भर्ती घोटाला, जिसमें ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं मनोज्ञा से, कितने बजे कहां पर ईडी ने समन किया है अभिषेक बनर्जी को? मनोज्ञा। रोमाना, आज का दिन बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि बंगाल में अभिषेक बनर्जी को आज सीजीओ कॉम्प्लेक्स में वहां पर उनकी पेशी होगी, जहां पर उन्हें पहले तो ईडी के दफ्तर में उनसे मुलाकात यानी कि बातचीत होगी। मुलाकात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है मैं तो मुलाकात करने जा रहा हूं, लेकिन सत्य ये है कि आज उनसे पूछताछ होगी और ये कई घंटों तक चलने वाली है। हालांकि इस पर राजनीति के सवाल ज़रूर उठ गए हैं, ये कहकर कि बीजेपी ने आज ही की तारीख इसलिए तय की क्योंकि आज ही उनको यहाँ पर आना था दिल्ली। अब इसमें 2 बात है, पहला ये कि ये जानते हुए कि आज ईडी की तारीख पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि आज वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। और शिक्षक भर्ती घोटाले में जहां पर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस घिरी हुई है लगातार, एक बार फिर आज सवालों के घेरे में, लेकिन तारीख पर सवाल राजनीति की वजह से ज़्यादा उठ रहे हैं, न कि ईडी की तारीख की वजह से। और क्या कोई जानकारी मिल रही है? जिस रूप में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह नहीं आ रहे हैं, तो एक और नाम सामने कर दिया गया है जो इस कमेटी की बैठक में शिरकत करेगा। अभिषेक बनर्जी अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं? टीएमसी की तरफ से कोई और जो शिरकत करे इंडिया गठबंधन की बैठक में? फिलहाल ये कहना अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, और ये बात साफ है कि उनकी जगह किसी और को आज की तारीख पे तो नहीं भेजा जाएगा। ये एक संदेश भी है इंडिया गठबंधन को और राजनीतिक मंच पर कि अगर उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए और वो नहीं आ रहे हैं
तो वो ये संदेश भी दे रही है पार्टी कि हमारे नेता अगर गैर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली उन सारी धाराओं को या उन सारी बातों को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, एक तरफ ये राजनीति का संदेश है, लेकिन दूसरी ओर सवालों के घेरे में तो टीएमसी भी रहेगी और उसके साथ साथ आज ईडी की तारीख। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान चीन से आए प्रतिनिधिमंडल में ताज होटल में अपना बैग चेक करवाने से इनकार कर दिया था। जी, चीनी प्रतिनिधिमंडल के एक बैग में संदिग्ध सामान होने का शक हुआ। उसके बाद बैग को स्कैनर में डालने के लिए कहा गया, लेकिन चीन का प्रतिनिधिमंडल अड़ गया, तैयार ही नहीं हुआ। करीब 12 घंटे तक यह विवाद यूं ही बना रहा, जिसके बाद यह तय पाया गया कि यह जो बैग था चीन के प्रतिनिधिमंडल के पास, उसको चीन के दूतावास भेज दिया गया। उस बैग में क्या था यह अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन बैग संदिग्ध था। उसकी जांच कराने के लिए चीनी प्रतिनिधिमंडल तैयार नहीं था। 12 घंटे तक यह स्थिति बनी रही विवाद वाली, जिसके बाद तय पाया गया कि चीनी दूतावास इस बैग को भेज दिया जाए, और वही हुआ भी। चीनी दूतावास भेज दिया गया इस बैग को। आप जानते हैं G20 में चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिरकत करने के लिए नहीं आए थे। उनकी जगह प्रीमियर चीन के ली कीयांग आए थे, और उन्हीं के साथ ये चीनी प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया था, उन्हीं में से एक सदस्य के पास ये बैग था, जिस बैग को लेकर संदेह हुआ। संदिग्ध बैग स्कैनर में डालने के लिए जब कहा गया भारतीय अधिकारियों की तरफ से, तो चीनी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से इनकार किया गया। विवाद बढ़ा। विवाद के बाद यह तय पाया गया कि इस संदिग्ध बैग को चीनी दूतावास भेज दिया जाए। तो G20 के दौरान ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपके पास पहले आ रही हूं, अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ पता चल पाया है अब तक कि आखिरकार इस बैग में था क्या? संदिग्ध इस बैग को माना जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका अभी ये कहना है कि उस बैग में क्या था ये तो साफ नहीं हो पाया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस बैग को लेकर के हड़कंप ज़रूर मचा था, और जब अधिकारियों ने, जो सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी थे, उन्होंने उस प्रतिनिधिमंडल को ये कहा कि उस बैग की चेकिंग करवा दी जाए, तो उस बैग को चेक करवाने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। काफ़ी देर तक वहाँ पर ये गहमा गहमी चलती रही। जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे वो लगातार यही कह रहे थे कि बैग को आप जब स्कैनर से स्कैन होने देंगे, उसके बाद ही हम बैग को अंदर जाने देंगे, लेकिन जो वो चीनी प्रतिनिधिमंडल था वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो काफ़ी देर की बहस के बाद वो चीनी प्रतिनिधिमंडल वापस चाइनीज़ एम्बेसी चला गया, और एम्बेसी से उसके बाद जितने भी लोग आए उन सभी ने अपने बैग को चेक करवाया। लेकिन रोमाना, ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है कि आखिरकार उस बैग में क्या था, ये अभी तक एजेंसीज को पता नहीं लग पाया है। तो ये बैग की मिस्ट्री है, और मुझे लगता है इसका सामने आना बहुत जरूरी है। इस बीच जरा दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरकार ताज होटल वहां पर हुआ क्या था, किस तरीके से ये बैग की मिस्ट्री सामने आई थी। G20 के लिए जो चीनी डेलीगेशन है वो यहीं इसी ताज होटल में ठहरा हुआ था दरअसल। अच्छा, डेलीगेशन के सदस्यों के पास संदिग्ध बैग था। जब होटल ये लोग पहुंचे तो जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं 5 स्टार होटल्स में जब एंट्री होती है तो वहां पर वो मेटल डिटेक्टर्स और स्कैनर्स लगे होते हैं। तो बैग स्कैनर में डालने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद इस रूप में शुरू हुआ कि चीनी डेलीगेशन अड़ गया। उनका कहना था हम चेकिंग नहीं करवाएंगे। चीनी डेलीगेशन का बैग स्कैन कराने से इनकार, और इसी के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। करीब 12 घंटे तक बैग को लेकर होटल में यही विवाद वाली स्थिति बनी रही। सुरक्षाकर्मी 12 घंटे तक बैग के आसपास वहीं मौजूद रहे, और आखिरकार हल कैसे निकला? विवाद के चलते बैग को चीनी दूतावास वापस भेजा गया। मतलब होटल वालों ने तो एंट्री दी ही नहीं। बाद में डेलीगेशन के सभी सदस्यों के बैग चेक किए गए। अन्य बैग्स चेक करने के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार हो गया, लेकिन वो एक बैग जो शक के दायरे में था उसको वापस दूतावास भेजा गया। अभी तक चीनी बैग पर सस्पेंस बरकरार है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा समझते हैं आशीष कुमार सिंह से कि आखिरकार ये पूरी गुत्थी किस रूप में देखी समझी जाए। आशीष, देखिए, इसमें भी रोमाना चाइना के लिए एक सटल मैसेज था। मैं उस पर बाद में आता हूं, पहले आपको बता दूं कि हुआ क्या था। देखिए, चाइनीज़ प्रीमियर के आने के पहले जो हमें टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह के सस्पिशियस बैग ले जाने की कोशिश हुई थी। पहली दफ़ा एक दिन जब चाइनीज़
एम्बेसी के ऑफिशियल एक बैग लेके गए जिस पे थोड़ा सा शक हुआ, उसको वेरीफाई करने के बाद उस बैग को अंदर ले जाने की अनुमति दे दी गई थी। उसके बाद अगले या उसके अगले दिन जब ये बैग लेकर के पहुंचे जिसमें ज़्यादा शक हुआ सिक्योरिटी एजेंसीज को, फिर वो इस बात को लेकर के अड़ गए कि आपको इसकी स्कैनिंग करानी पड़ेगी, हमें दिखाना होगा इसके अंदर क्या इक्विपमेंट है। चाइनीज़ एम्बेसी के ऑफिशियल्स उसको दिखाने के लिए राजी नहीं थे, जिसमें काफ़ी घंटों का वक्त लगा, जो मनोज बता रहे थे। आखिरकार उनको उस बैग को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमें सिक्योरिटी एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि उनका ये सस्पेशन है। मनोज ठीक कह रहे हैं कि अभी तक खुल करके औपचारिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई है कि बैग के अंदर क्या था, लेकिन हमें सोर्सेस कहते हैं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये रिलक्टेंस इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर संभव है कि एंटी बगिंग डिवाइस रही हो और साथ में टेम्पररी जैमर्स के इक्विपमेंट्स रहे हो। एंटी बगिंग डिवाइस वो होता है रुमाना कि अगर आप ये मान के चलें कि हमारे रूम को पहले से बग किया जा चुका है तो उसको डीबग करने के लिए डीबगिंग डिवाइस लगाई जाती हैं। और मैसेजिंग की जो मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों को भारत ये परमिशन नहीं देता है। जब स्टेट हेड्स आते हैं 200-200 कमरे बुक कर लिए जाते हैं, 3-3, 4-4 फ्लोर्स बुक कर लिए जाते हैं। दूसरे देश चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, ऐसा नहीं कि हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। चीन को यह अनुमति नहीं दी गई इस सस्पेशन में कि संभव है उनके पास एंटी जैमर्स थे और उनके पास डीबगिंग इक्विपमेंट थी। तो जो मैं सबसे पहले आपसे कह रहा था कि इसमें चीन के लिए एक मैसेजिंग भी थी, वो भी क्लियर कट मैसेजिंग थी कि हम आपको ये कर्टसी भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, लिहाजा वो बैग भी दूतावास वापस भेज दिया गया। बढ़िया तरीके से इस खबर को समझाने की, तो सीधा दो टुक अंदाज में चीन को एक तरीके से भारत का ये जवाब था, वो बैग वाला जो पूरा मामला यहां सामने आया। इस बीच अगली बड़ी खबर जम्मू के राजौरी से, जहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज सुबह ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर कर यहां पर जो तलाशी अभियान है वो शुरू किया है। इस ऑपरेशन में अब तक एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी हमें मिली है, लेकिन मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। इसके अलावा भारतीय सेना के फीमेल लैब्राडोर डॉग की जान भी चली गई। जो 21 आर्मी डॉग यूनिट है उसी में ये लैब्राडोर जो तैनात था, नाम केंट ने आखिरी दम तक सेना के सर्च ऑपरेशन में मदद की। इसी दौरान आतंकवादियों की एक गोली केंट को लगी, जिसके चलते उसकी जान चली गई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन को लेकर? अभी भी इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, कल दोपहर बाद दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि नारला इलाका, जो कि राजौरी के कालाकोट के जंगलों का इलाका है, वहाँ पर कुछ सस्पिशियस लोग देखे गए हैं, जिसके बाद वहाँ पर लगातार व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और वहाँ पर एक जगह जो सुरक्षा बलों को कुछ कपड़े, कुछ बैग्स मिले हैं जो संभवतः इन आतंकियों के थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बाद में मौत के घाट उतारा। और इसी ट्रायल को, इन बैग्स में जो सामान है उसको सूंघते हुए जब डॉग स्क्वाड को लेकर आर्मी के जवान उस तरफ बढ़े, सुरक्षा बल उस तरफ बढ़े जहां ये आतंकी छिपे थे, उस दल को केंट, जिसका आपने जिक्र किया, 4 साल का लैब्राडोग जो कि शावक दल का सदस्य था, वो आगे आगे बढ़ रहा था और स्निफ कर रहा था कि आखिर जो बैग यहाँ पर छुपा है इसके आतंकी कहाँ छुपे हैं। और जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने पास आते हुए देखा, उन्होंने फायरिंग शुरू की और इसी फायरिंग में इस डॉग ने जो है वो अपनी जान गंवाई। हालांकि तब तक सुरक्षा बल वहाँ पहुँच चुके थे, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और इस ऑपरेशन में फिलहाल अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। वहीं सुरक्षा बलों ने, सूत्रों ने हमें यह बताया कि दूसरा आतंकी भी शायद इस ऑपरेशन में मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सुरक्षा बल, क्योंकि घना जंगल का इलाका है, सुरक्षा बल पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। काफ़ी घना जंगल है, ऐसे में सुरक्षा बल कोई जोखिम नहीं उठा रहे, एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। और इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकी, जो संभवतः विदेशी बताया जा रहा है, उसको जो है सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा है, जबकि इसमें हमारा भारतीय सेना के एक जवान ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और उसके साथ ही शावक जो डॉग है, लैब्राडोग 4 साल का, उसने भी देश के लिए बलिदान दिया है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका जय बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी राजौरी के इस इलाके में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब आगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी में है बीजेपी मुख्यालय में आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। G20 के सफल आयोजन के लिए ये स्वागत समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो रखा गया है। आप जानते हैं आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, और ऐसे में जब इस बैठक में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो फिर वहां पर पहले उनका स्वागत किया जाएगा। G20 के सफल आयोजन के लिए पार्टी ने तैयारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, चुनाव समिति की बैठक यहीं बीजेपी मुख्यालय में होनी है और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तभी उनका स्वागत होगा। यही रूपरेखा तैयार की गई है या फिर बाकायदा एक रोड शो की तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है? डिटेल्स बताइए। देखिए रोमाना, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है कि जिस समय वो आज चुकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विषयों पर चर्चा होगी विधायकों की टिकट कर, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और जब वो आएंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत होगा। माना यह जा रहा है कि अभी तो पार्टी तमाम जो है दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और माना यह जा रहा है कि भाजपा कार्यालय में एक भव्य स्वागत किया जाएगा और जिस समय वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे तो वहां भी उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। संबोधन भी हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय में? तो फिलहाल अभी संबोधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन ये जरूर है क्योंकि कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे ये कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के सफल आयोजन के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं और उस समय प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकते हैं। और ये भी है कि भाजपा के जितने केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उन सबकी मौजूदगी में बाकायदा पार्टी कॉन्फ्रेंस हॉल में उनका माल्यार्पण कर स्वागत और सत्कार। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत आज शाम बीजेपी दफ्तर में किया जाएगा जब वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। G20 के सफल आयोजन के लिए ये स्वागत सत्कार जो पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक शानदार खबर बताने जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीर में अनेक मूर्तियां, स्तंभ नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने ये तस्वीर जारी की है। मंदिर निर्माण के लिए जिस समय खुदाई की जा रही थी उसी दौरान ये मूर्तियां और स्तंभ जो निकले हैं और इनकी तस्वीर अब जारी की गई है। और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। और क्या डिटेल्स हैं वीरेश? देखिए, चंपत राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जब मंदिर की के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो खुदाई, उसके निर्माण के लिए जो काम चल रहा था उसमें प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, प्राचीन जो धर्म चिन्ह हैं वो प्राप्त हुए और बड़ी संख्या मिले हैं। शरद शर्मा जो प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, उनसे जब एबीपी न्यूज़ ने बात की है, टेलीफोनिक वार्ता की है, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि ये जो मूर्तियाँ हैं, अवशेष हैं, प्राचीन मंदिरों के ध्वंस हैं, ये तमाम जो सामग्रियाँ मिली हैं उसे ट्वीट किया है चंपत राय ने। लेकिन इसके पहले भी ये अवशेष प्राप्त होते रहे हैं लेकिन उनकी मात्रा कम रही है। लेकिन इस बार जो खुदाई हुई है उसमें जो अवशेष की प्राप्ति हुई है उसकी संख्या बहुत बड़ी है, मेजॉरिटी, यानी जो ये बात साबित कर रहे हैं कि वहाँ कोई बड़ा प्राचीन मंदिर रहा होगा। इसलिए जो अवशेष प्राप्त हैं और मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या, उनका जो अवशेष, उनकी मात्रा वो ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ट्वीट किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो शरद शर्मा प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि खुदाई में और भी ऐसे अवशेष की प्राप्ति होगी। ये दावा जो खुदाई करता है वहाँ के जो टेक्नीशियन हैं उनका है कि ऐसा और भी मिलने की भविष्य में संभावना है। और उन्होंने ये कहा कि मीडिया को समय समय पर हम सूचित करते रहेंगे और उन तस्वीरों का जो पिक्चर है उसे हम सभी को भेजते रहेंगे और मीडिया के लोग आप इसे दिखाते रहिए, चलाते रहिए। ये भी उन्होंने हंसी मजाक में हमसे कहा। उन्होंने जब मेरी अभी उनसे 10 मिनट पहले बातचीत हो रही थी वो बहुत आश्वस्त थे इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर की खुदाई में लगातार जो चीज़ें मिल रही हैं ये निरंतर मिल रही हैं लेकिन आगे भी मिलती रहेगी, इसकी संभावना प्रबल है।